नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि हमारी जो क्लासेस चल रही थी घटना चक्र यानी कि पूर्वालोकन की। ठीक है, तो पूर्वालोकन में हम जो पढ़ा रहे थे वो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। तो भारतीय राज व्यवस्था शासन की तो यहाँ पे हमने अभी तक जो क्लासेस पढ़ा चुके हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो उनका क्या अपना अपना प्रकरण है। ठीक है, तो पूर्वालोकन जो हमारी है ये घटना चक्र की जो बुक होती है, आप सबको पता होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत हेल्पफुल होती है एक बुक। तो वही हम जो एक श्रृंखला एक जो सीरीज स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए ही। तो आज हम बात करेंगे यानी संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सा कितने अनुच्छेद कितने संशोधन हुए हैं उसके बारे में आज हम क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान मई 2022 की स्थिति के अनुसार अगर हम गणना करते हैं, उस गणना के अनुसार जो है टोटल 468 अनुच्छेद जो है यानी कि आर्टिकल हैं। परंतु अगर हम क्रमिक दृष्टि से देखें तो अभी तक जो है वो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, यानी कि अगर हम मई 2022 तक गणना की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो टोटल 468 अनुच्छेद हैं। परंतु अगर हम क्रमिक रूप से बात करते हैं यानी क्रम से, तो इसकी दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद टोटल संविधान में हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो कुछ संशोधन होने के साथ जो है वो एक गणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 468 ही अनुच्छेद होंगे। लेकिन अगर हम क्रमिक प्रक्रिया का अगर हम फॉलो करके देखेंगे तो अभी तक 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ जो है, ठीक है, का खा गा आद के, ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया है कि कुछ अनुच्छेद जो हैं वो संशोधन हुए हैं जिनके साथ कुछ मूल अनुच्छेदों के साथ का खा गा आद लगाकर जो है क्या जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी 25 हो गई। लेकिन अगर संविधान के मूल पाठ की बात करते हैं तो मूल पाठ में 22 भाग है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर जब संविधान हमारा तो बना था उस समय मूल पाठ में कितने 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भाग जो हैं, भागों की संख्या जो है 25 हो गई। जैसे कि अभी आपको बताया है कि अगर हम गणना की दृष्टि से देखेंगे तो अनुच्छेद 468 यानी कि 468। उसी तरह इसकी जो भागों की संख्या है गणना की दृष्टि से 25 है। लेकिन अगर संविधान के हम मूल पाठ से बात करते हैं तो कितने हैं? 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, और अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियां कितनी हैं? 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जो है वो क्या जोड़े गए हैं, प्रस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद जो है वो क्या निकाले गए। तो नई अनुसूचियां भी इसमें क्या जोड़ी गई। से कितनी अनुसूचियां? 8 है। ठीक, तो नई अनुसूचियां भी इसमें क्या जोड़ी गई तो उनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, यानी कि अब इसमें आप 3 चीज समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद की बात करते हैं तो गणना की दृष्टि से 468 हो जाएंगे। भाग की बात करते हैं गणना की दृष्टि से तो वो कितने 25 हो जाएंगे। उसी तरह अनुसूची की बात करते हैं गणना की दृष्टि से तो वो कितने 12 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मूल पाठ की बात करते हैं तो मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल पाठ संविधान के मूल पाठ में थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संविधान संशोधन होगा वैसे वैसी चीजें जो है क्या नई नई चलती रहेंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि अनुच्छेद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद जो होता बहुत इंपॉर्टेंट होता, अनुच्छेद के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो क्या है पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसमें यह दे रखा है कि नए राज्य को शामिल करना है तो उसके लिए हमें कौन सा अनुच्छेद की जो है वो प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, हम देखते हैं, चलते हैं फटाफट कि अगर हमें नए राज्य शामिल करना है तो हमें अनुच्छेद 2 का क्या है उपयोग करना होगा। ठीक, यानी कि अगर हमें अपने भारत देश में अगर हमें नए राज्य शामिल करना है तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 2 का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब नए राज्यों का गठन करना है। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि नए राज्य शामिल करना है यानी कि अगर हम किसी जैसे कि मान चलो कि पीओके वगैरह है, ठीक है, वो हमारे भारत देश का हिस्सा था लेकिन
कुछ कारणवश जो हो पाकिस्तान में, ठीक। तो अगर हम किसी देश से किसी चीज़ को अगर हम जीत के या कुछ लाते हैं, हासिल करते हैं, तो वो हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो एक राज्य में क्या है शामिल कर सकते हैं। लेकिन नए राज्यों का गठन करना है, ठीक है जी, किसी राज्य में से एक नया राज्य बनाना है, तो उस राज्य का अगर हमें गठन करना है तो हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 3 का प्रयोग करना होगा। इसी तरह है विधित की समझ समता। तो विधित की समझ समता की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 जो है वो एक समता के अनुच्छेद 14 में क्या है काम करता है। अब यहाँ पे अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत जो था वो छुआछूत, जो आर्टिकल नंबर 17 यानी कि 17 का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो अनुच्छेद जो 22 है वो क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कर्मकांड कर दें और पुलिस हमें गिरफ्तार करने आए तो हम कहें नहीं आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 हमें संरक्षण देता। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 22 ये कहता है क्रिया के अनुसार, यानी कि ये नहीं कि जैसे कि मान चलिए आपने कुछ नहीं किया, आपके खिलाफ गलत वारंट या जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के बिहाफ पे अनुच्छेद 22 जो है हमारा जो है क्या एक प्रोटेक्शन के रूप में जो है क्या काम करता है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 जो है हमारा काम करता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं यानी कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएफटी। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बीच की एक प्रक्रिया दे रखी अनुच्छेद की। तो परिभाषा यानी कि राज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और समान आजीविका, समान वेतन, संशोधन आदि का समान वितरण जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में, ठीक। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की तहत जो है ये चीजें जो है क्या दे रखी है कि जैसे कि परिभाषा, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, समान आजीविका, समान वेतन, संशोधन, ठीक। तो ये चीजें जो है समान वेतन, तो इन सब चीजों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दे रखा है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे कि हमने बता रखा है, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 39A में शामिल है, जो कि एक आपको सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो आपको दी जाएगी। अनुच्छेद में ये प्रक्रिया है। अब ग्राम पंचायतों गठन की बात करें तो ग्राम पंचायतों को जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 40 यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन होता है। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे दे रखा काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 41 यानी काम, शिक्षा और सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 यानी कि 41 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशा तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42, ठीक। यानी कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता के लिए हमें अनुच्छेद 42 का जो है क्या प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद यानी कि 44 यानी कि 44 के अंतर्गत आता है। तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब प्रसव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है वो यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान जो है क्या दे रखा है। यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक। अब इसमें अनुच्छेद के प्रमुख दृष्टि से अगर हम देखते हैं यानी जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका का जो क्या पृथक करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, ठीक। अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, जैसे कि आपका बता रखा कि संघ का नाम या राज्य क्षेत्र। तो उसी तरह अनुच्छेद 2 जो हमारा है वो नए राज्यों का प्रवेश कराता है या स्थापना करता है। इसी तरह अनुच्छेद 3 जो हमारा है, अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों का क्या है निर्माण करता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं का जो नाम रखता है, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 3 हमारा ये कहता है कि जो नए राज्यों का क्या है निर्माण कर सकते हैं या जो वर्तमान राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्र की जो सीमाएं हैं या नाम है उनमें भी क्या आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद हमारा जो है 5। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो संविधान के प्रारंभ में समय
नागरिकता का प्रावधान जो क्या है दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या दे रखा कि संविधान के प्रारंभ के समय एक नागरिकता का जो है क्या प्रावधान दे रखा है। यानी कि अनुच्छेद जब 5 पढ़ेंगे तो संविधान के प्रारंभ के समय जो हमें नागरिकता मिलती है उसका जो है एक समय का जो है वो प्रारंभ प्रक्रिया जो है क्या है वो दिया गया है। अब हम बात हैं क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद जो हमारा है, अनुच्छेद जो है वो 14। तो अनुच्छेद 14 हमें यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक, यानी कि जो एक विधिक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि की समक्ष समानता का अधिकार हमें क्या है वो क्या है हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 हमें क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 हमें कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 15 हमें ये प्रोटेक्शन यानी कि ये प्रावधान देता है कि आप किसी भी नागरिक, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जात या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ भेद प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अगला जो है कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ठीक है। यानी कि जो लोक नियोजन है उस विषय के जो अवसर है उनमें क्या है समानता मिलनी चाहिए। तो अनुच्छेद 16 हमें ये देता है। अब अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 आपको सबको पता होगा, अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का यानी कि जो छुआछूत है, जिससे कि कहते हैं कि नहीं आप हमें छू नहीं सकते, आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है, हम आपके यहाँ नहीं जा सकते हैं। ये छुआछूत का जो एक प्रावधान था पहले इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो वो अनुच्छेद 17 हमें ये कहता है कि अस्पृश्यता का जो हो क्या है अंत, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 ये कहता है जो उपाधि उनका जो क्या है वो अंत होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 हमें यह कहता है कि वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 19 हमें यह कहता है बोलने और स्वतंत्र रहने की एक आज़ादी देता है, जिसके अधिकारों का हमें संरक्षण मिलता है, ठीक। यानी कि वाक स्वतंत्र यानी बोलने और किसी भी विषय अधिकारों का संरक्षण देने का हमें क्या अनुच्छेद 19 जो है वो क्या हमें प्रावधान देता है। अब हम बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 20 क्या होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या, तो अनुच्छेद 20 के बारे में बात करेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध, जो अपराध होते हैं उनके लिए क्या है दोष सिद्ध होता है, उस दोष सिद्ध में के संबंध में उनको क्या दोषी ठहर जाते हैं, लेकिन उनको क्या संरक्षण भी देने का प्रावधान होता है। जैसे कि आपने कहीं हमला या कुछ भी जो भी किया तो आपको पहले प्रोटेक्शन तो दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपकी जो प्रक्रिया होगी आप दोष सिद्ध होते प्रोटेक्शन के तहत आपको रखा जाएगा, उसके बिहाफ आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, आपसे पूछताछ कीजिए। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के बाद एक संबंध में संरक्षण देने का जो क्या है प्रावधान किया गया है, ठीक। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जैसे सबको पता होगा अनुच्छेद 21 क्या, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अनुच्छेद 21 जो होता है वो हमारे यानी कि मानव व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है क्या माना जाता है। तो अनुच्छेद 21 जो होता है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है, ठीक। यानी कि एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद 21 जो है वो क्या संरक्षण देता है, ठीक। अब अनुच्छेद 21 का क्या कहता है हमारा, जैसे कि हमने बताया है कि एक अनुच्छेद के बारे में बताया कितने भाग कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का में दिया गया है, समझिए आप। यानी कि अनुच्छेद 21 जो हमारा है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, लेकिन अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के तक की सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, कोई जात धर्म से किसी भी समुदाय से, उन सभी लोगों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 ये कहता है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, ठीक। यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रिया प्रोटोकॉल कुछ चीज़ें हैं जो गिरफ्तारी यानी कि जब मनुष्य जो भी व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उनको क्या है गिरफ्तारी और निरोध में क्या है वो संरक्षण की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 22 में दे रखा है।
इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे अगले एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाने का प्रयास करें। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में, ठीक है, क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलता है, कुछ दशाओं में, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे अनुच्छेद 23 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 23 हमें ये कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और बाल जो श्रम है यानी बाल श्रमिक जो कार्य कराना है, मजदूरी कराना, उसका प्रतिषेध करना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता, सॉरी अनुच्छेद 24 क्या, तो अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आप किसी भी कम रूम के बच्चे यानी नाबालिग बच्चे को कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध माना गया है। यानी कि किसी भी कारखाने में आप जो बाल श्रमिक हैं उनसे आप काम नहीं करा सकते, अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ आर्टिकल 24 के खिलाफ आपके साथ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंत कारण और धर्म के आबाद, ठीक, अंत कारण और धर्म के आबाद के रूप से मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हमें, जैसे कि हम किसी धर्म से आते हैं तो हम उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस चीज़ की हमें स्वतंत्रता जो है प्राप्त है अनुच्छेद 25 से। तो यहाँ पर दे रखा है कि धर्म के आबाद के रूप में मानने और उसके आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में दे रखा है, ठीक। अब अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षक, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके हित के जो संरक्षण का एक प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों का संरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझे आप, नहीं समझे, बताता हूं। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपकी कोई संवैधानिक प्रक्रिया यानी कि संविधान की प्रक्रिया के खिलाफ आपके काम किया जा रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं संविधान की प्रक्रिया के खिलाफ, तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि आपको अनुच्छेद 32 के तौर पर एक संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है वो विशेषज्ञ लोगों के अनुसार हुए अनुच्छेद 32 जो सबसे बड़ा माना गया है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा अनुच्छेद 32 क्या है, हमें प्रोटेक्शन यानी कि उस प्रॉपर प्रकरण के अनुसार अगर देखो तो अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आप किसी भी अनुच्छेद के अनुसार अगर आपके खिलाफ कोई गलत प्रावधान या गलत रणनीति के तौर पर ये कुछ भी मान लो A to Z, आप जैसे कि मान चलो अनुच्छेद 29 है, एग्जाम्पल ले लेते, अब अनुच्छेद 29 के खिलाफ अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण नहीं दिया जाता, ठीक, जो अल्पसंख्यक उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो ये लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 32 के साथ संवैधानिक उपचार की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अगला जो है कि अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPFC। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है क्या आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 39 का, ठीक, क्या अनुच्छेद 39 का, तो अनुच्छेद 39 क्या हमें ये कि सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 39 क्या का जो है वो सामान्य न्याय, ठीक, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 39 का में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40, ठीक, क्या अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जैसे कि आपको पहले बता दो, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। यानी कि कोई ग्राम सभा बनती है, जो भी चीज़ें नए प्रकरण में आती हैं
तो अनुच्छेद 40 ये कहता है कि आप ग्राम पंचायतों की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। ठीक, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, सहकारी समितियों का संवर्धन दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 44 की बात कर, अनुच्छेद 40 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी कि जो यूसीसी बिल। ठीक, तो अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है वो क्या दे, यानी कि अनुच्छेद 45 हमें ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल अवस्था की देखभाल करना और शिक्षा के लिए उसका क्या है, प्रावधान करना। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 48 का, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का हमें क्या संरक्षण करना और संवर्धन वन तथा वन जीवों की जो है क्या हमें देखभाल करना और रक्षा करना। ठीक, क्या करना है यहाँ पे, रक्षा करना। यानी अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और सब वन तथा जो जीव लोग हैं उनका क्या है, रक्षा करना है। तो ये अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद जो हमारा 54 है वो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रावधान जो है इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 75 के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है। अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करते हैं तो भारत का महान्यायवादी, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 76 ये कहता है कि भारत का महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है होता है। ठीक, अब अनुच्छेद 78 की बात करते हैं। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य होता है। ठीक, यानी कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री कोई काम करता है, कुछ भी करता है, तो अनुच्छेद 78 का प्रावधान है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि उस बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य माना गया है। समझ गए आप? तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य आर्टिकल 78 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे दे रखा कि अनुच्छेद 111 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 11 ये कहता है जो विधायकों हैं उन पर क्या है, अनुमति। अब अनुच्छेद 117 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि वित्तीय संबंधी प्रावधान, ठीक, यानी कि वित्तीय संबंधी प्रावधान और अनुच्छेद 110 वन के का से संबंधित जो है क्या है माना जाता है। यानी कि अनुच्छेद 117 ये कहता है जो वित्तीय संबंधी प्रावधान है वो क्या है अनुच्छेद 117 में दे रखा है। अब अनुच्छेद 119 की बात करते हैं तो सांसदीय में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, यानी कि अनुच्छेद 119 हमें ये कहता है कि संसद में जो वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है वो विधि द्वारा प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक, अब अनुच्छेद 121 कहता है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी कि अनुच्छेद 21 कहता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा करना जो है पूर्ण रूप से निर्बद्ध है। यानी कि आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश के संबंध में आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते। उसकी एक अलग प्रावधान है जिसकी भी आप कर सकते हैं, वो हम बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 कहता है कि सांसद ने विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी 123 ये कहता है कि सांसद ने विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करना, यानी कि आप आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन जो है क्या है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 131 की ओर। अनुच्छेद 131 हमें यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्र अधिकार जो है क्या माना जाता है, यानी कि अनुच्छेद 138 ये कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आरंभिक क्षेत्र जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 131 के अधीन कार्य करता है।
ठीक है। अब अनुच्छेद 148 के बाद अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक, यानी कि अनुच्छेद 148 जो होता है वो भारत को जो नियंत्रक महालेखक परीक्षा होता है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है क्या कार्य करता है। ठीक, अनुच्छेद 155 क्या करता है, तो अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि जो जैसे कि हमारे यूपी की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है, तो इनकी जो नियुक्ति हुई है वो आर्टिकल नंबर 155 के अधीन हुई है। ठीक, तो ये प्रावधान है कि आप किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। तो अनुच्छेद 164 हमें ये कहता है कि मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की जो है क्या नियुक्ति करना, लेकिन प्रक्रिया के अधीन। ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को प्रधान मुख्यमंत्री बना दें, किसी भी व्यक्ति को आप मंत्रिपरिषद बना, प्रक्रिया के अधीन, यानी कि जिस भी पार्टी गठन का बहुमत होगा वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जा सकती है। इनकी जो नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी कि जो अनुच्छेद 165 होता है वो जो राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, यानी कि राज्य का जो एक सरकारी वकील जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है वो क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 का क्या प्रावधान, तो अनुच्छेद 170 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य में विधानसभाओं की संरचना करना, यानी कि अनुच्छेद 170 ये कहता है कि राज्य में जो विधानसभा है उनकी क्या है संरचना करना। ठीक है, समझ गए। तो 170 कहता है कि राज्य में विधानसभाओं की संरचना करना अनुच्छेद 170 के अंतर्गत का प्रावधान जो है क्या इसमें दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं, अगला है कि अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि अनुच्छेद 215 ये कहता है कि उच्च न्यायालय का जो अभिलेख होगा वो न्यायालय का होना चाहिए। ठीक, अब अनुच्छेद 222 का, तो अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी कि किसी अनुच्छेद 222 ये कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय जो है वो दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर या अंतरण जो है वो क्या है किया जा सकता है। अनुच्छेद 222 का ये प्रक्रिया में प्रावधान जो है क्या दिया गया है अनुच्छेद संविधान में। ठीक, अब अनुच्छेद 226 के अनुच्छेद 226 कहता है कि विशेष रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक, यानी कि अगर आपको रिट जारी करना है तो 226 कहता है कि विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है क्या माने, यानी कि संविधान कि अगर बात करें संविधान में 226 जो है एक विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान जो है वो क्या है माना गया है। हम 227 कहता है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक, यानी कि 227 कहता है कि सभी जो न्यायालय हैं उन न्यायालय के जो अधीक्षण है वो उच्च न्यायालय की शक्ति के अनुसार जो है वो काम करते रहते हैं। अब अनुच्छेद 245 जो है वो सांसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 245 का प्रावधान ये है कि जो सांसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा जो बनाई गई विधियां उनका जो है क्या विस्तार करना। अब अनुच्छेद 280, तो अनुच्छेद 280 जो है वो क्या है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत जो है क्या आता है कार्य करता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि 312 अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि 312 जो अनुच्छेद है वो अखिल भारतीय सेवाओं का इस अनुच्छेद में जो है क्या एक प्रावधान जो है क्या दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अनुच्छेद 315 तो संघ लोक सेवा आयोग, जैसे कि यूपीएससी वगैरह की जो परीक्षा होती है, एनडीए जो भी परीक्षाएं होती वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो संघ लोक सेवा आयोग उसके अंतर्गत ये जो परीक्षाएं कराई जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं, अगला है कि अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 318 ये कहता है जो लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी उनकी सेवा की शर्तों का बारे में एक विनियम बनाने की शक्ति और प्रावधान जो है वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 318 में जो क्या है वो दिया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, अगला है कि अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के कार्य,
यानी कि अनुच्छेद 320 ये कहता है कि जो लोक सेवा आयोग के कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं, तो उन कार्यों का जो एक प्रकरण प्रावधान जो दिया है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 323 ये कहता है कि प्रशासनिक अधिकरण, ठीक। तो अनुच्छेद 323 क्या कहता है कि प्रशासनिक अधिकरण। तो अनुच्छेद 324 क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन और प्रावधान की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिया गया है अनुच्छेद भारतीय संविधान में। तो आपको समझ में आएगा 323A जो है एक प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है और 324A जो है वो निर्वाचन आयोग का गठन और प्रावधान के बारे में वो दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं, अगला है कि 330 क्या है, तो 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में जो सीटें होती हैं उन लोकसभा सीटों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का संरक्षण जो है क्या दिया गया है। यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है या जो भी होता है उस समय अनुच्छेद 30 का ध्यान रखते हुए ये देखा जाता है कि जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको इस चीज़ में स्थान और आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो 330 में दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 332 जो है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान का, यानी कि सेम, ठीक है, सेम, यानी कि यहाँ पे लोकसभा के बारे में 330 हो जाएगा, राज्यसभा के बारे में राज्य विधानसभाओं के बारे में तो यहाँ पे 332। तो 332 में ये प्रावधान दिया गया भारतीय संविधान में कि राज्य की जो विधानसभाओं का जो चुनाव है जो भी है उसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान और आरक्षण देने का प्रावधान जो हो गया है किया गया है। मनमानी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। सोचो कि हमने अपनी पार्टी बना दिया तो हम अनुसूचित जनजाति को टिकट ही ना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, आप जो है अगर राज्य विधानसभा का है तो आप अनुच्छेद 332 का हनन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह 330 में लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव प्रकरण में जो भी प्रक्रिया है उसमें आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को स्थान और आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो समझ गए आप ना कि अगर ये चीज़ें ना हो तो सोचिए आप लोकतंत्र अभी हाल ही में देख रहे हैं क्या चल रहा है, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या है प्रोटोकॉल है, सबको पता है। लेकिन आज कुछ और हो रहा है, सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे नहीं तो जागरूक नहीं होंगे तो फिर आप परेशान होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ परेशान होंगी। अब सबको पता है कि 20 जुलाई को क्या होने जा रहा है। 20 जुलाई के संसद में जो CGP के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक भी पिछले 20-21 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, सबको पता है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं उस संविधान में दे रखा है, इसी का फॉलो किया जाता है, नहीं तो बहुत मनमानी हो जाए। समझ गए ना। 332 क्या है, तो राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की स्थान का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 331 की बात कर, अनुच्छेद 331 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देना, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा का विकास और उसका निर्देश देना। समझ गया। अब अनुच्छेद 352 तो अनुच्छेद 352 कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान, यानी कि 352 के अंतर्गत अनुच्छेद उद्घोषणा यानी कि आपातकाल को घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 352 में दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्राधिकरण, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलग करना, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका जो न्यायपालिका के कार्य में क्या है कोई भी प्रावधान ना डाले, इसलिए अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यानी कि राज्य का प्रयास होगा कि न्यायपालिका को राज्य का प्रयास होगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो हो क्या है दिया जा सके, ठीक। यानी कि इसमें बताया है कि अनुच्छेद जो है वो 50 में दिया है कि राज्य का प्रयास होगा कि न्यायपालिका जो हो वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, यानी कि उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कार्यपालिका से अलग रखा जाए।
ताकि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है क्या है वो दिया जा सके। तो जो कार्यपालिका है वो किसी भी चीज़ का प्रावधान या कोई भी चीज़ जब जोर जबरदस्ती दबाव न बना सके न्यायपालिका पे। ठीक, अब अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और देशों के बीच अच्छे संबंधों का बढ़ावा देना। यानी कि अनुच्छेद 51 हमें ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 51 का क्या है? तो अनुच्छेद 51 क्या है? हमारा मूल कर्तव्य। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 51 में कुछ चीज 51 का जो हमारा कुछ चीज़ों का हमारा प्रावधान है कि आप संविधान के अनुसार हमें बहुत सी चीज़ों का जो है कर्तव्य करना, पालन करना है। तो अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका वर्णन जो है किया गया है। तो जैसे कि मूल कर्तव्य का जो है 51 का जो है वो राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना और सम्मान करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो मूल अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। अगर आप जैसे कि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, इसका सम्मान नहीं करते, तो आप क्या है मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, तो हमारा मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का कि आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि सिर्फ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये नहीं कि भारत में जितने राज्य होंगे उतने राष्ट्रपति होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 कहता है, अनुच्छेद 55 कहता है भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति, तो यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत यानी कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेटिक वोट से जो है क्या है किया जाएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट। ठीक है, अब जैसे कि अनुच्छेद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 57 में ये प्रावधान दिया है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अनुच्छेद 57 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है पुनः चुनाव लड़ सकता है। अब अनुच्छेद 58 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो है वो दिया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। जैसे कि सबको पता है कि अनुच्छेद 58 ये कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष से उसकी अधिक आयु होनी चाहिए और वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता जो है क्या रखता है और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करता हो। ठीक है, अब अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठता न्यायाधीश के सम्मत जो है वो क्या शपथ ले सकता है। तो आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की सम्मत जो हो गया शपथ ले सकता है। अब यहाँ बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो सांसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से जो है क्या है हटाया जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार, विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही उसके खिलाफ सांसद में महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 66 की बात, अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं, अनुच्छेद 70 जो है वो आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति कृतित्व का निर्वहन करना, अनुच्छेद 70। ठीक, अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, अनुच्छेद 72 क्षमा और कुछ मामलों में दंड कोष निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के, यानी कि अनुच्छेद 72 ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति कुछ मामलों में, जैसे किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है या कोई भी चीज़ है, तो वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अधीन शक्ति प्राप्त है कि उस चीज़ को क्षमा याचना के अनुसार कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 73। तो अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, यानी कि जो संघ की जो कार्यपालिका उस शक्ति का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 73 में दिया गया है।
ठीक है। अब अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करना, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रिपरिषद गठन करना, वो अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान जो है क्या है दिया गया है। अब अनुच्छेद हम 75(1) की बात करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि हम प्रधानमंत्री और आप राष्ट्रपति। ठीक है, तो नियुक्ति आप ही करेंगे, लेकिन हम सलाह देंगे कि हमारे इस व्यक्ति को, हमारे इस व्यक्ति को, हमारे इस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद के लिए नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो हमने क्या है सलाह दे दिया, तो आप राष्ट्रपति हैं तो आप क्या है उसको क्या है मंत्रिपरिषद नियुक्त कर देंगे। लेकिन आपको पता है प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो आपको लग रहा हो कोई किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति, अपने किसी भी चाहते को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी संगठन, जिस भी जो लोकसभा की जो पार्टियां होती हैं, जो भी पूर्ण बहुमत से जो नेता लोग, जो भी पार्टियां होती, उनका जो पूर्ण बहुमत से या अपने जनमत में सबसे ज़्यादा जो उनके सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, तो उसके अधीन राष्ट्रपति क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अब अनुच्छेद 76 की बात करें। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में देख भारत का महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के अधीन। अब अनुच्छेद 79 यानी कि 89 की बात करते तो सांसद गठन का जो प्रावधान है वो 79 में दे रखा है। अब अनुच्छेद 80 की बात कर, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के, यानी कि अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की जो संरचना, उस संरचना की जो प्रक्रिया, जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 81 की बात, अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना, यानी कि अनुच्छेद 81 ये कहता है कि विधिक प्रक्रिया जो लोकसभा की संरचना है उसके अनुसार अनुच्छेद 181 के अनुसार जो है लोकसभा की संरचना किया जा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 83(1) अनुच्छेद 83(1) ये कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक, आप सबको पता होता है कि राज्यसभा का जो विघटन है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ये स्थायी सदन होता है जिसका जो भी सदस्य होते हैं वो 6 साल बाद वो क्या है रिटायर होते हैं, उन्हें पुनः भी निर्वाचन प्रक्रिया में किया जाता है, जो भी है वो डिपेंड करता है उनकी पार्टियों पे। लेकिन राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन माना गया है। तो किसके अंतर्गत माना गया है? वो अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत राज्यसभा एक स्थायी सदन माना गया है। अनुच्छेद 84 की बात करें तो अनुच्छेद 84 कहता है कि सांसद की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 84 जो है वो कहता है कि सांसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है, यानी कि जो सांसद की जो सदस्यता है, चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 84 में इसका प्रावधान जो है क्या है दिया गया है। अब अनुच्छेद 85 की बात करें, अनुच्छेद 85 कहता है कि सांसद के सत्र और सत्रावसान का विघटन, यानी कि अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि सांसद का जो सत्र है या सत्रावसान और उसका जो विघटन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 101। तो अनुच्छेद 101 में भारतीय संविधान के अधीन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत के बराबर टाई होने पर कर सकता है। ठीक, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होता है, तो जब कोई या जब कोई मत या कुछ होता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना मत यानी कि वोट का प्रयोग कर सकता है। वो फिर पक्ष विपक्ष में दोनों में किसी भी को कर सकता है। ये नहीं कि आप हमारी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष हैं तो आप हमें ही वोट दीजिए, ऐसा नहीं। तो वो इसमें है अनुच्छेद 101 कहता है कि निर्णायक मत का प्रयोग जो है वो पक्ष विपक्ष के मत के बराबर तय होने पर जो है क्या है कर सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है वो होती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाना है तो वो क्या करेगा? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक जो है क्या करा सकता है।
इसी तरह अनुच्छेद 109 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान जो है क्या है, दिया गया है। इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 110 की। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, ठीक, यानी कि जो धन विधेयक होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषा के अनुसार ही आप धन विधेयक को पारित कर सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 एक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 112 में। इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 117 की। तो अनुच्छेद 117 कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि जो वित्त विधेयक होते हैं उनके बारे में एक विशेष उपबंध का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि न्यायालय द्वारा सांसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक, यानी कि अनुच्छेद 122 में ये प्रावधान सांसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सांसद की कार्यवाही की जांच न किया जाए न्यायालय द्वारा। यानी कि अब संसद में कोई कार्रवाई हो रही, किसी चीज़ की वार्ता चर्चा हो रही, अब कोई जाए कि नहीं ये चर्चा ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो गया सीधा न्यायालय में जाके रिट दायर कर दिया, ठीक है। न्यायालय क्या तुरंत एक्शन ले सकता है, लेकिन न्यायालय एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये अनुच्छेद 122 के खिलाफ माना जाएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 122 ये कहता है कि न्यायालय द्वारा सांसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना। समझे। अब हम बढ़ते हैं अगला कुछ, अनुच्छेद 123। अब अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 कहता है कि सांसद के 20 क्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक, यानी कि सांसद के 20 क्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो 123 में दिया गया है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगला जो है कि अनुच्छेद 241 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 241 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करना, ठीक, यानी कि संघ या राज्य क्षेत्र के जो उच्च न्यायालय हैं उनकी जो क्या है वो राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक। अब अनुच्छेद 243 का के बाद अनुच्छेद 243 का जो है वो ग्राम सभा के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन के बारे में दिया है। अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना के बारे में, अनुच्छेद 243 का पंचायतों के स्थान में आरक्षण, ठीक, समझ रहे हैं ना आप। तो 243 खा जो है वो पंचायतों गठन और 243 गा पंचायतों की संरचना यानी कि उनकी कैसी संरचना, और 243 घा जो है वो पंचायतों में स्थान का आरक्षण का प्रावधान जो है दे रखा है। अब इसी तरह हम बात करते हैं 243 झा। तो 243 झा कहता है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों की सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान, ठीक, यानी कि 243 झा ये कहता है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर यानी कि उसका जो वित्तीय मामले हैं उस मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है वो क्या है अनुच्छेद 243 झा में दिया गया है। इस तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 टा, पंचायतों के लिए निर्वाचन करना, यानी कि 243 टा के तहत पंचायतों का जो है क्या है निर्वाचन होता है। इसी तरह 243 ठा नगर पालिकाओं का गठन करना, 243 या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करना, 243 या जिला योजना के लिए समिति का गठन करना, 243 यज सहकारी समितियों का निगमन करना, 249 कहते राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में काम कर, यानी राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में काम का प्रावधान जो है वो क्या है दिया गया है, ठीक है, समझ गए हैं आप ना। अब 253 के बारे में बात करें। 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है वो क्या है दिया गया है, ठीक है, किसमें 253 में। अब 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों का नदी द्रोणियों को जल संबंधी विवादों का निर्णय है। जैसे कि बहुत सारा आपने देखा होगा कि कुछ नदियों का जो है विवाद चलता रहता है, तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों का जल संबंधी विवादों का है न्याय निर्णय करना, ठीक। इसी तरह अनुच्छेद 263 के बाद तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध का प्रावधान जो क्या है संविधान में दे रखा। अनुच्छेद 266 कहता है कि भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान का प्रकरण जो है वो क्या है दे रखा है। इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 267। तो अनुच्छेद 267 कहता है कि भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिन्जेंसी फंड जो है वो अनुच्छेद 267 के अधीन भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान जो है वो दे रखा है।
इसी तरह हम वित्त आयोग की बात करते हैं। वित्त आयोग जो हमारा है वो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। इस तरह अनुच्छेद 300 का की बात करते हैं, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों का जो वो बिना व्यक्तियों का जो है संपत्ति से वंचित ना किया जाना, यानी कि अनुच्छेद 300 का कहता है विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, अनुच्छेद 300 का के माना गया। अब अनुच्छेद 312 की बात करें तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो प्रावधान दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 315 की अगर हम बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया, जिसे आप सबको पता मैंने बता रखा है। अनुच्छेद 315 ये कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया है। अब अनुच्छेद 324 जैसे कि बताया कि अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है वो क्या है आता है। अब अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन को वैश्य मताधिकारों के आधार पर होना चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो विधानसभाओं का जो निर्वाचन होता वो वैश्य मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी वैश्य मताधिकार के आधार पर वो जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। ठीक, अब अनुच्छेद 330 की बात करते हैं। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण, जैसे कि हमने इससे पहले बता रखा। 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण का प्रावधान जो है क्या है किया गया है। अब 331 क्या कहता है? 300 कहता है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये क्या है निष्प्रभावी, यानी कि ये क्या है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 332 के बाद अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का अनुरक्षण, जैसे कि ये लोकसभा के बारे में दे रखा है 330 के बारे में। ठीक, इसी तरह 332 में है कि राज्य की जो विधानसभा सीटें जो होती हैं उनका जो आरक्षण है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को स्थान पर आरक्षण देने का प्रावधान जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 333 की बात करते हैं। अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में निष्प्रभावी यानी कि खत्म कर दिया गया था। इसी तरह बात करते हैं 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान का गठन करना, यानी कि अनुच्छेद 338 कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन करना। इसी तरह बात करते हैं अनुच्छेद 338 का, तो अनुच्छेद 338 का कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करना। ठीक, यहाँ पर 338 कहता है कि अनुसूचित जन, यहाँ पर 338 का कहता है अनुसूचित जनजाति का आयोग का गठन करना। ठीक, अब अनुच्छेद 338 खा की बात करते हैं पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना। ठीक है, कितने पिछड़े वर्गों के आयोगों के लिए राष्ट्रीय आयोग का क्या है गठन करना। अब अनुच्छेद 340 क्या कहता है? अनुच्छेद 340 कहते हैं पिछड़े वर्ग की दशाओं अन्वेषण के लिए आयोग की जो है क्या उसकी आयोग की नियुक्ति की। अब अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की जाए। ठीक, यानी कि राज संघ की जो भाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि जो है घोषित की जाए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अब इसी तरह बात करते हैं अनुच्छेद 340 कहता है कि राजभाषा का आयोग का जो गठन है वो 344 के अंतर्गत जो है क्या है किया जाता है। अब अनुच्छेद 350 का की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 350 का जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होगी उस मातृभाषा के आधार ही हमें आर्टिकल 350 का के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान जो है वो क्या आर्टिकल नंबर 350 का में दिया गया है। इसी तरह हम अनुच्छेद 350 खा की बात करते हैं। अब अनुच्छेद 350 खा कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का प्रावधान जो है वो क्या है संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपात घोषणा युद्ध या ब्रह्म आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती। अब अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाना, अनुच्छेद 356। इसी तरह अनुच्छेद 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में दे रखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 368।
अब अनुच्छेद 368 सबसे देखा तो अनुच्छेद 368 जो है वो सांसद की संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग है, यानी कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सांसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन जो है वो क्या है किया जा सकता है। ठीक है, तो आज ये हमारी संविधान यानी कि संविधान के अनुच्छेद के बारे में हमारी जो क्लासेस थी ये फाइनली कंप्लीट हो गई। और प्लीज़ आप लोगों से विदार है, इस संविधान अनुच्छेद के अनुसार जो भी प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों की क्लास जो है वो नेक्स्ट यानी कि कल जो है आजकल में जो है आपको मिल जाएगी। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रश्न हमने बनाए हैं वो बन चुके हैं, वो बहुत जल्द आपको बीच में आ जाएंगे, उसकी भी क्लास आ जाएगी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए क्लास को और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट भी करके बताइए कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसी चल रही है, कैसी लग रही हैं। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद।